नमस्कार साथियों, आप सभी का सिनर्जी आईएएस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है हम एक जियोपॉलिटिक्स की सीरीज चला रहे थे जिसमें पहले हमने ईरान की सिचुएशन को भी डिस्कस किया था, स्पेशली में हिस्ट्री को लेके आपको जो वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स है, जो कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स है, उसको समझाने का हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड की जितनी भी मेजर मेजर प्रॉब्लम्स है या जियोपॉलिटिक्स है, जब भी ऐसा कोई इशू रेलेवेंट आएगा टाइम पे हम वो इशू को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी ने पहले मेरी एक वीडियो थी ईरान व्हाई ईरान हेट्स यूएस और क्यों अमेरिका को ईरान पसंद नहीं और ईरान को अमेरिका क्यों नहीं पसंद है, इसको लेके डिटेल्ड एक हिस्टोरिकल एंगल जो हमारे लिए जरूरी होता है, वो डिटेल्ड हिस्टोरिकल एंगल मैंने आपको पहले की वीडियो में दिया था, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट जो ईरान में सिचुएशन चल रही है, आप सभी ने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, काफी यूट्यूब हो चाहे जितने भी आपकी सोशल मीडिया साइट्स क्यों ना हो, उसमें रील्स पे आपने देखा होगा कि कैसे लगातार जो पूरे मिडिल ईस्ट है वो अंडर अटैक आ चुका है। दुबई जैसी जगह जो हम सोचते थे कभी उधर अटैक नहीं हो सकता, सबसे सेफेस्ट प्लेस वर्ल्ड में मानी जाती थी, उधर हमने मिसाइल्स अटैक्स देखे, हमने ड्रोन अटैक्स देखे, हमने सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटीज पे देखा, हमने यूएई पे देखा, और जितने भी मिडिल ईस्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर कंट्रीज है वहां हमने ईरान के अटैक्स देखे। तो फिर ये जो प्रेजेंट सिचुएशन में हम देख रहे हैं, क्योंकि सभी देख तो रहे हैं क्या हो रहा है, बट शायद ही किसको पता होगा कि अगर ये वॉर हो रही है तो क्यों हो रही है। अगर हमें ये जो वॉर समझना है उसके लिए बिना हिस्ट्री के हम समझ नहीं सकते। तो इसके लिए आज की जो ये स्पेशल वीडियो है वो ईरान के जो हिस्ट्री हम देखेंगे, ताकि ये जो प्रेजेंट वॉर पे हम समझ पाए कि प्रेजेंट वॉर क्यों हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपने अगर पुरानी वीडियो मेरी देखी होगी, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, ईरान अगर हिस्ट्री देखें, हम ईरान की हिस्ट्री वो वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ईरान की अगर हम हिस्ट्री देखें 1979 से पहले, अगर हिस्ट्री का मैं टोटल कंक्लूजन आपको बताऊं तो हम ये देखेंगे कि जो बाहर की पावर्स है, चाहे वो यूएस क्यों ना हो, चाहे वो ब्रिटेन क्यों ना हो, हमेशा से उसने ईरान पे कंट्रोल करने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि ईरान की लोकेशन इतनी स्ट्रैटेजिक है। अगर आप देखोगे पूरा सेंट्रल एशिया के एक साइड से कवर आता है, आप देखोगे चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, चाहे कैस्पियन सी की एक्सेस क्यों ना हो, अजरबैजान, आर्मेनिया, जो ये नॉर्थ स्टेट्स हो गए, या फिर आप मिडिल ईस्ट में भी देखोगे, चाहे वो टर्की देखो, इराक देखो, कुवैत देखो, ये पर्शियन गल्फ, अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हिसाब से देखें तो जितनी भी ये ओशन पावर्स हैं मोस्टली वो ईरान से बॉर्डर करती है। अगर हम देखें एक स्ट्रैटेजिकली, मैंने आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बताया था, तो ईरान की लोकेशन इतनी स्ट्रैटेजिक है, थ्रू आउट हिस्ट्री जो फॉरेन पावर्स है उसने हमेशा ईरान पे कंट्रोल करने की कोशिश की है। जब जब हमने देखा है कि उनकी खुद की मोनार्की रही है, वो हमेशा से फेल रही है ईरान में, जिसने लोगों की हमेशा जो राइट्स उसे प्रोटेक्ट करनी चाहिए थी उसने नहीं किया है। इसके लिए ईरान के जो ब्रेव लोग हैं उनने हमेशा रेवोल्यूशन करने की कोशिश की है, हमेशा प्रोटेस्ट करने की कोशिश की है, और जब भी प्रोटेस्ट होता था हमेशा कोई ना कोई बाहर की पावर डिक्टेटर्स को सपोर्ट करके कैसे भी ईरान में हमेशा डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट बनती है। यही पैटर्न देखते हुए जब 1953 में अमेरिका की सीआईए और यूके मिलके ईरान में कूप कराती है, जिसमें ईरान के डेमोक्रेटिक लीडर को हटा के उनकी मोनार्की के एक किंग को बना दिया जाता है, तो ये उधर से शाह डायनेस्टी उधर चालू होती है, जहां टिल 1979 वो ईरान को रूल करती है। ये मैंने हिस्ट्री में बताया था कि कैसे ये जो डायनेस्टी थी ये करप्ट डायनेस्टी थी, फॉरेन पावर्स को खुद के देश के तेल और गैस में, एक चीज आपको बता दूं, पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री के पास इतने मात्रा में गैस नहीं मिलेंगे जितने ईरान के पास पाई जाते हैं। तो गैस के मामले में एक ग्लोबल सुपर पावर है अगर हम ईरान को देखें तो ये गैस हो चाहे वो ऑयल हो, पहले ऐसा होता था हिस्ट्री में जितने भी इसके ऑयल एंड गैस है उसका 84% जो प्रॉफिट है वो बाहर की कंट्री ले जाती थी, चाहे वो यूके हो, यूएस हो। तो जितनी भी कॉलोनियल पावर है हमेशा से ईरान को उसने खुद यूज करने की कोशिश की है, और जब भी उधर के लोगों ने वो चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की कोशिश की है तो हमेशा कोई ना कोई फॉरेन पावर्स मिलके वो कंट्री में डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश की है। और खास बात यह है कि 1979 में जब इनके लोग रिवॉल्ट करते हैं, जब इनके लोग रिवॉल्ट करके उधर के जो राजा है उनको हटा देते हैं, इनके सामने एक रिलीजियस लीडर आता है जो आयोतल्ला होता है, जो क्योंकि
वो एक मौलाना था ईरान में, आप हिस्ट्री की वीडियो में देखे होंगे कि कैसे जब वो पावर में आता है तो वो जो लोगों ने सोचा था डेमोक्रेसी लाएंगे, उनने खुद ने एक डिक्टेटरशिप ईरान में लेके आए। तो ले देखिए ईरान की हिस्ट्री एक चीज हमें क्लियर बताती कि लोगों ने हमेशा राइट्स के लिए, जस्टिस के लिए हमेशा से ईरान के फॉरेन पावर से लड़ा है। बट सबसे बड़ा बदलाव जो है ना वो है 1979 रेवोल्यूशन। 1979 रेवोल्यूशन में जिसमें स्टार्ट शुरू तो इनके लोग प्रोटेस्ट करते हैं, इनके लोग प्रोटेस्ट करके मोनार्की को हटाते, बट ये लोग जब प्रोटेस्ट करने के बाद ये सोचते हैं कि सरकार किसकी बनेगी, तो ये बुलाते हैं अयतुल्ला खोमेनी को, जो उस टाइम पे फ्रांस में छुपे हुए थे, जो कि एक्चुअल में ईरान के रिलीजियस लीडर थे। बट कुछ टाइम के लिए वो बाहर गए हुए थे, क्यों? क्योंकि वो उनकी मोनार्की से बचने के लिए वो दूसरे देश में छुपे हुए थे। जैसे इधर के जो लोग हैं प्रोटेस्ट करते हैं, खुद की सरकार लाते हैं, तो अयतुल्ला को इधर का सुप्रीम लीडर ईरान का बनाया जाता है। और खास बात यह है क्योंकि एक पहली बार ऐसे दुनिया में देखने मिल रहा है कि एक रिलीजियस लीडर को आप देश का पॉलिटिकल हेड बना दियो। तो एक इसको हम टेक्निकली बोलते हैं थियोक्रेटिक रिजिम। थियोक्रेटिक रिजिम का मतलब है एक रिलीजियस लीडर को आपने सुप्रीम लीडर बना के रखा है। तो ईरान ने क्या किया था 1917 रेवोल्यूशन के बाद, जो उधर के मौलाना थे, जो सबसे पावरफुल थे, जो लगातार मोनार्की के खिलाफ बोल रहे थे, उनको लीडर बना के देश का सुप्रीम लीडर उन्हें बना दिया। जैसे ईरान सुप्रीम लीडर बनी तो उनके जो लीडर थे उनने पूरी दुनिया में एक ऑब्जेक्टिव खुद का क्लियर कर दिया। उनने एक चीज बोल दिया कि पूरी जो ईरान है या फिर पूरी मिडिल ईस्ट क्यों ना हो, पूरी मिडिल ईस्ट से हम यूएस का जो कंट्रोल है वो जड़ से हम निकाल देंगे। देखो सबसे जो कोर कॉन्फ्लिक्ट है ना कि ये क्यों लड़ाई हुई, हमारा टाइटल है क्यों लड़ाई हुई। लड़ाई जानने से पहले हमें ईरान के एम्बिशन को जानना जरूरी होगा। 1979 के रेवोल्यूशन के बाद ईरान की जो सरकार है, जो पहले सेक्युलर थी, अभी बनके एक रिलीजियस लीडरशिप में आती है, और उधर के जो रिलीजियस लीडरशिप है वो एक रिलीजियस एंगल से यूएस का कंट्रोल देखते हैं। उनका कहना ये कि पूरी की पूरी जो मिडिल ईस्ट है वो मुस्लिम्स की है, और इसके लिए मिडिल ईस्ट में सिर्फ मुस्लिम्स का राज होना चाहिए रेदर देन क्रिश्चियन कॉलोनियल पावर जो पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके लिए उनने क्या किया था, उधर के जो अयतुल्ला थे उनने लगातार खुद को पावरफुल बनाने की कोशिश की थी, ताकि पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में वो क्या कर पाए, पूरे मिडिल ईस्ट में यूएस का कंट्रोल हटा के पूरी तरह मुस्लिम्स का राज हो जाए। बट खास बात ये पूरे मिडिल ईस्ट में आप सभी को पता है जो इस्लाम है वो दो गुटों में बटी हुई है। इस्लाम का मैंने आपको पहले भी बताया था, एक शिया मुस्लिम्स होते हैं, एक होते सुन्नी मुस्लिम। अब ये शिया सुन्नी क्या है, ये दो कैसे बने? देखो ये टाइम है प्रोफेट मोहम्मद का। प्रोफेट मोहम्मद की जब डेथ होती है तो डेथ होने के बाद ये एक चीज पे सहमति नहीं बन पाती कि इनके बाद नेक्स्ट लीडर कौन होगा। तो इसके लिए कई रिलीजियस लीडर होते हैं, बट मोस्टली दो उनके मेन रहते हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं, हम प्रोफेट मोहम्मद के सक्सेसर रहेंगे, बट इसको लेके सहमति बनती नहीं है। इसके लिए जो दो रिलीजियस लीडर है ये क्या करते हैं, दो इस्लाम बना देते हैं जिसको बोलते हैं शिया और सुन्नी। इनकी मेन डॉक्ट्रिन सेम है, बस प्रैक्टिसेस अलग अलग है। तो इसके लिए क्या होता है, ईरान अगर हम देखें तो जितने भी, साउदी अरेबिया अगर आप देखोगे तो ये सुन्नी मुस्लिम है, क्योंकि इधर जो लीडर थे, जो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर मानते थे एक लीडर, उसने सुन्नी इस्लाम इधर चालू कर दिया था। अब ये सऊदी अरेबिया में जितनी भी आपको मस्जिद सब देखने मिलती है, सब सुन्नी इस्लाम को लेके चलते हैं। और जो शिया लीडर्स थे, जो दूसरे लीडर थे, क्योंकि इधर के कॉन्फ्लिक्ट में वो जीत नहीं पाए थे, इसके लिए वो भाग के चले जाते ईरान में। और ईरान में जाने के बाद वो क्या करते, शिया इस्लाम की शुरुआत करते। अब ये जो शिया इस्लाम है, अगर मैं आपको बताऊं, हाँ, अगर मैं आपको ये बताऊं, ये जो शिया इस्लाम है वो हमें ईरान में देखने मिलता है और इधर हमें देखने मिलता है सुन्नी इस्लाम। अगर एक चीज क्लियर है कि मोस्टली अगर हम देखें तो सुन्नी मुस्लिम्स है, बट शिया मुस्लिम के जो हेड है वो ईरान है, क्योंकि इनके जो जितना भी रिलीजन जो ईरान में फैला था वो शिया मुस्लिम था। तो ईरान ने क्या किया था, ईरान ने पूरी दुनिया में 1979 के बाद, क्योंकि रिलीजियस लीडरशिप उधर गवर्न कर रही थी, तो उनने एक चीज क्लियर कर दिया था कि ईरान में तो शिया इस्लाम रहेगा, और पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां शिया के लोग हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे, उनके, क्योंकि उनके लीडर हम खुद हैं। तो इसके लिए फिर क्या हुआ, जैसे आपको पता होगा 2003 में जब यूएस ने इन्वेड किया था इराक को, इराक करने के बाद उनने क्या किया था, इधर के जो सद्दाम हुसैन थे उनको हटा दिया था यूएस ने। सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद इराक में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ पाई, क्योंकि सद्दाम हुसैन के बाद और कोई ऐसा लीडर मिला ही नहीं जो इराक को यूनाइट करके एक कंट्री के अंदर अच्छे से रह पाए। इसके लिए आपने देखा होगा कि ईरान में आईएसआईएस भी आई, लगातार सिविल वॉर चलती
रही, क्योंकि उधर स्टेबिलिटी हमें कहाँ भी देखने मिल नहीं रही थी। तो ये इंस्टेबिलिटी की वजह से जो पूरा का पूरा इराक था वो इंस्टेबिलिटी में पड़ा। इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा उठाया ईरान ने। ईरान ने क्या किया, पूरे मिडिल ईस्ट में जहां भी शिया मुस्लिम थोड़ी मेजोरिटी में उसको दिखती थी, वो क्या करती थी, उनके लीडर्स को बुलाती थी, उनके साथ करती थी, उनके ग्रुप को पैसा देती थी, फंड देती थी, वेपन्स देती थी, और खुद के साइड कर देती थी। और उधर साइड करने के बाद वो हमेशा बोलती थी वो सिया के ग्रुप्स को कि कैसे भी हमें मिडिल ईस्ट से अमेरिका को हटाना है, क्योंकि जितना भी आप पर अटैक हो रहा है, जितना भी मिडिल ईस्ट में गलत हो रहा है, क्यों ना क्यों अमेरिका की वजह से ही हो रहा है। इसके लिए ईरान ने क्या किया, आप देखो, अब ये जो आपने इराक देखा होगा, इराक में भी उसने क्या किया, कई सारे शिया के मिलिटेंट ग्रुप्स उसने बनाए। सीरिया में भी उसने शिया के ग्रुप्स बनाए, लेबनान में भी उसने हिजबुल्ला बनाए। हिजबुल्ला आपने पढ़ा होगा कि हिजबुल्ला करके ग्रुप था जो लेबनान में उसने बनाया। यमन इधर एक कंट्री है, यमन में उन्होंने हुतीज बनाए, जो आपने पढ़ा होगा कि हुतीज ने अटैक कर दिया। तो जहां जहां उसको शिया लोग दिखे, क्या किया उसने, शिया लोगों को पैसा दिया, फंड दिया, और खुद का एक ग्रुप बनाया। क्यों? ताकि यूएस को अटैक करके वो मिडिल ईस्ट से यूएस को निकाल पाए, क्योंकि उसका आइडियोलॉजिकल रीजन ये था कि यूएस को हम कैसे भी मिडिल ईस्ट से हटाना चाहते हैं। देखो, ले दे के कि कोई दूसरी कंट्री का एक जगह से कंट्रोल हटाना, ये लेजिटिमेट एम्बिशन है, बट ये आपको जब करना चाहिए जब आप खुद पावरफुल हो। ईरान को एक चीज समझनी चाहिए, आपने रिलीजियसली गोल इतना दिमाग में बैठ रखा है। ये प्रॉब्लम जब भी आती है कि जब आपके देश के लीडर कोई रिलीजियस लीडर हो जाए ना, तो वो एकदम अपने यूटोपिया में चलते हैं, मतलब वो अपने आइडियलिस्टिक थिंकिंग से चलता है। आइडियलिस्टिक मतलब उनकी बात सही है कि हमें मिडिल ईस्ट से हटाना चाहिए, बट आप एक चीज बताओ कि क्या आप इतने पावरफुल हो मिडिल ईस्ट से यूएस को हटा पाओगे? प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपके एम्बिशन बड़े होते हैं ना, आपका कुछ नहीं जाता, चलो आपका कुछ चले भी जाए तो आप अकेले आदमी हो, पूरी की पूरी कंट्री सफर करती है आपके एम्बिशन की वजह से। अभी क्या हुआ, क्योंकि ईरान का कंटिन्यूस एम्बिशन था कि पूरे मिडिल ईस्ट में जितने भी ग्रुप्स हैं सबको पैसा दो, ताकि ये क्या करे, लगातार जहां भी यूएस के मिलिट्री बेस है, या यूएस के सोल्जर है, या फिर यूएस के हमें कहां भी देखने सपोर्ट मिलता है, तो हम क्या करेंगे, उनको हटा देंगे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, यूएस और ईरान की आपस में बननी मुश्किल हो गई, इनकी आपस में लड़ाई चालू हो गई। अब लड़ाई की वजह से क्या हुआ, यूएस ने लगातार ईरान पे सैंक्शंस लगाने चालू कर दिए। आपको एक चीज पता है कि पूरी दुनिया में जो यूएस है उसका जो कंट्रोल है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम पे हो, चाहे वो डॉलर्स पे हो, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। पूरे वर्ल्ड की कोई भी कंट्री है पूरी दुनिया से इकोनॉमी करना चाहती है, कहां ना कहां से डॉलर का यूज होता है। तो इसके लिए ईरान ने क्या किया, उसके एम्बिशन बहुत बड़े थे। मान लिया आपकी हिस्ट्री थोड़ी खराब थी, आपके साथ बाहर की लोगों पावर ने काफी यूज किया था, फिर भी आपने क्या किया, जैसे ही आप आजाद हुए या आपने रेवोल्यूशन लाया, कंटिन्यूसली इनके खिलाफ आपने दुश्मनी पाल ली, या आपके दिमाग में आपने डाल लिया कि हमें पूरे मिडिल ईस्ट से निकालना, बट आपकी पावर थी नहीं। इसकी वजह से क्या हुआ, जो बड़ी पावर्स थी जैसे यूएस, अब इसराइल हो गई, आप सभी को पता है कि इसराइल एक बहुत ही मिलिट्री पावरफुल कंट्री है मिडिल ईस्ट में। अब ईरान ने अपना एक गोल बना के रखा है कि कैसे भी इसराइल को मिडिल ईस्ट के नक्शे से हटा देगी। उसका कहना यह है कि इसराइल के जो जूइश लोग हैं वो जबरदस्ती पैलेस्टीन के मुस्लिम्स को हटा के, उनके साथ ह्यूमन राइट्स की वायलेट करके, उनके खुद के देश से हटा के इनने खुद का देश बनाया। उसने लगातार पूरे मिडिल ईस्ट में ये बताने की कोशिश की, क्योंकि आप एक चीज याद रखो, इसराइल को निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूएस इसराइल को सपोर्ट करती है। यूएस क्यों करती है, इसराइल की मदद से वो पूरे मिडिल ईस्ट में उसको कंट्रोल करने में काफी हेल्प होती है। इसके लिए यूएस ने कंसिस्टेंटली इसराइल को हमेशा से सपोर्ट किया ही किया है। तो क्योंकि वो मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल करना चाहती है, इसके लिए उसने किया। अब ईरान क्या बोल रही है, अब जितने भी है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यमन हो, ओमान हो, यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, इराक हो, सीरिया हो, इन्हें भी पता है कि ये गलत हो रहा है, फिर भी ये क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि हम इतने पावरफुल नहीं है कि यूएस के साथ हम टक्कर कर पाए। बट प्रॉब्लम क्या है, ईरान में है रिलीजियस लीडर जिनको इनने हेड बना के रखा है। जब रिलीजियस लीडर हेड बनते तो आपको पता है इनकी बड़ी बड़ी बातें रहती है। ये बोले कि हम क्या करेंगे, पूरे मिडिल ईस्ट से इनको हटा देंगे। हटाने की वजह से लगातार यूएस ने इस पे सैंक्शंस लगाते रहे। सैंक्शंस की वजह से क्या हुआ, ईरान की जो इकोनॉमिक हालत है वो पूरी खस्ता हो गई। क्यों? क्योंकि ईरान के पास मेन तेल और गैस ही है जो पूरी दुनिया में बेच के वो पैसा कमा सकती है। आज जितनी भी मिडिल ईस्ट में आप पावरफुल कंट्री देखते हैं वो इसलिए बनी क्योंकि उसने तेल बेचा है। तेल बेचा है क्योंकि उसने डॉलर में लिया है, या फिर फॉरेन ट्रेड उसने किया है। आज के टाइम पे पूरी दुनिया में अमेरिका ईरान के तेल बेचने नहीं देती। कोई भी ईरान का तेल खरीदता तो उस पर सैंक्शन लगा देती। इसके लिए इंडिया ने ईरान से तेल लेना एकदम ना के बरोबर कर दिया। तो इसके लिए कोई भी कंट्री रिस्क नहीं लेना चाहती कि वो ईरान से ऑयल एंड गैस ले। इसकी वजह से ईरान की जो इकोनॉमी है लगातार खत्म होते जा रही थी। फ्रॉम 1979 टिल 2015 हम देखेंगे कि उनकी जो इकोनॉमी है लगातार सैंक्शंस की वजह से उनकी इकोनॉमी गिरती जा रही थी। अब
सारा चेंज ये होता है 2015 में। 2015 में क्या होता है, जो बराक ओबामा है, बराक ओबामा क्योंकि आपको पता है सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट यूएस के माने जाते हैं, जो बातचीत में डिप्लोमेसी में बहुत बिलीव करते हैं। उनने क्या किया था, ईरान के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट को लेके बात की थी। अब ये न्यूक्लियर एग्रीमेंट में, अब ये न्यूक्लियर एग्रीमेंट समझने से पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर जो ईरान है, आप एक चीज देखो, ईरान का ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मिडिल ईस्ट से वो क्या करना चाहती है, वो यूएस को निकालना चाहती है। बट याद रखना, मिडिल ईस्ट में यूएस को निकालने से पहले आपको यूएस जितना पावरफुल हो जाएगा ये ईरान को अच्छे से पता था। ईरान को एक चीज पता था कि कभी भी वो यूएस से डायरेक्टली लड़ नहीं पाएगी, टक्कर नहीं ले पाएगी, फिर भी उसको मिडिल ईस्ट में हटाना था। तो ले देखिए, ईरान के पास तीन स्ट्रैटेजी थी, जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से ये प्रेजेंट युद्ध भी हुआ। अगर हम प्रेजेंट स्ट्रैटेजी देखें, देखो मेन उनकी स्ट्रैटेजी अगर हम देखें, सबसे पहला उनकी स्ट्रैटेजी थी एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब क्या था कि ईरान जो है उसकी एक परसिस्टेंट स्ट्रैटेजी थी कि पूरे मिडिल ईस्ट में जहां भी आपको शिया ग्रुप्स दिखते हैं उनको आप फंड करो, फंड करने के बाद अपने साइड करो और उनको बोलो कि यूएस के जहां भी आपको मिलिट्री बेस दिखते हैं उस पर आप लगातार अटैक करो, नंबर वन। दूसरा ये क्या बोलते हैं, दूसरा इनकी स्ट्रैटेजी थी न्यूक्लियर। ईरान का एक चीज मानना था कि वो कभी भी यूएस से डायरेक्टली लड़ नहीं पाएगी, क्योंकि वो पूरे मिडिल ईस्ट से यूएस को हटाना चाहती है, तो कहा ना कहा यूएस हमेशा से उस पर अटैक करेगी। और ईरान को पता है क्योंकि वो डायरेक्टली लड़ नहीं पाएगी, उसके पास एक ही मौका है जो जिससे वो बच सकती है, वो है उसका खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब। इसके लिए ईरान ने क्या किया था, खुद का एक न्यूक्लियर एम्बिशन पूरी दुनिया के आगे रखा था कि वो खुद एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहेगी, ऐसा उसने बोला था। थर्ड उसने क्या बोला था, थर्ड ये बोला था कि वो क्या करेगी, वो बहुत सारी मिसाइल्स बनाएगी। अगर आप देखोगे ईरान के जो दुश्मन है वो उसकी बॉर्डरिंग कंट्री नहीं है, वो कंट्री दूर दूर है। अगर आप मैप में देखो, इधर ईरान है तो इधर इजराइल है, तो मतलब इसके बीच में काफी डिस्टेंस हो जाता है। दूसरी उसकी जो सबसे बड़ी एनिमी है वो यूएस है। यूएस अपने आप में बहुत दूर है वो देशों के साथ। तो एक चीज क्लियर था ईरान को कि कभी भी हमारी लड़ाई होगी तो डायरेक्ट हैंड टू हैंड फाइटिंग नहीं होगी, रैदर हमारी एयर पावर के बेस पे होगी। इसके लिए ईरान ने क्या किया, लगातार मिसाइल्स पे मिसाइल्स डेवलप करना चालू किया। इवन लेट से ईरान ने जो मिसाइल्स की थी, आप जितनी भी तबाही पूरे मिडिल ईस्ट में वीडियोस में देख रहे हो ना, वो ईरान की मिसाइल्स की वजह से देख रहे हो, क्योंकि उसने अपना पैसा पूरा मिसाइल्स में लगाया। और दूसरा, उसने जो मिसाइल्स के साथ साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत पैसा लाया। अब ड्रोन की खास बात यह कि वो रेडार में आता नहीं है, चुपके से जाके बहुत तबाही मचाता है। मिडिल ईस्ट में जितनी भी तबाही देखने मिल रही है, आधे से ज्यादा ईरान के ड्रोन की वजह से। अगर ईरान का ड्रोन जो है वो इतना डेवलप है कि खुद रशिया उसको खरीदती ईरान से ताकि वो यूक्रेन में यूज कर पाए, तो इतने एडवांस ड्रोन इसके पास है। तो लगातार क्या किया ईरान ने, खुद को यूएस से प्रूफ बनाने के लिए उसने थ्री प्रोंग स्ट्रैटेजी रची। बट ये स्ट्रैटेजी यूएस को पता चल गई थी। यूएस ने क्या बोला था, यूएस ने एक चीज क्लियर कर दी थी कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब हम लेने नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि ईरान अपनी जगह ठीक है। देखो कोई भी कंट्री अपनी जगह ठीक है अगर वो खुद को बचाना चाहती है, क्योंकि आपके पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब है तो आप सेफ रहोगे। अगर आप एग्जांपल देख लो नॉर्थ कोरिया का, आज के टाइम पे पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री को नॉर्थ कोरिया पसंद नहीं है, फिर भी वो अटैक क्यों नहीं करती, क्योंकि उधर के जो किम जोंग उन है उनके पास न्यूक्लियर बटन है, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसके लिए वो कंट्री आज भी सेफ बची हुई। वैसे ही ईरान को पता है कि जब उसकी फाइट वर्ल्ड की सबसे सुपर पावर के पास है तो डायरेक्टली कभी जीत नहीं पाएगी, उसके पास एक ही तरीका है बचने का, वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ईरान अपनी जगह ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, यूएस को एक चीज पता था कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया, कल को वो ईरान का कुछ नहीं कर पाएंगे, और ईरान फिर क्या करेगी, पूरे मिडिल ईस्ट से यूएस को हटाने की कोशिश करेगी। तो ये गोल जो था यूएस का एकदम क्लियर था कि कुछ भी हो जाए न्यूक्लियर एम्बिशन हम रखने नहीं देंगे। ये न्यूक्लियर एम्बिशन के लिए ही उसने लगातार सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाए थे, जिसका असर हमें देखने मिला था कि बाय 2015 जो ईरान थी वो काफी वीक पड़ गई थी। इसके लिए उसने बराक ओबामा के साथ बातचीत करने के बाद एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी साइन किया था, जिसमें ईरान ने अपने न्यूक्लियर एम्बिशन को रोकने के लिए हाँ बोल दी थी, जिसमें उसने यूएस को प्रॉमिस किया था, पूरे वर्ल्ड को प्रॉमिस किया था वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगी अगर उस पे जो इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लगाए हुए वो सैंक्शंस आप हटा दोगे। और उसने ये भी बोला था कि ये जो हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने की बात कर रहे हैं, ये कम से कम 20 से 30 सालों तक हम इसको नहीं बनाएंगे, काफी टाइम तक नहीं बनाएंगे। बट हम ये नहीं बोलते कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते। देखो एक चीज होता है हम नहीं बनाएंगे, दूसरा होता है हमारी राइट। ईरान का कहना यह था हमारे पास सॉवरिन राइट है, हर कंट्री के पास एक सॉवरिन राइट होता है कि उसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है कि नहीं बनाना है, ये आप छीन नहीं सकते। ठीक है, हम वादा ये कर सकते हैं कि हम कुछ सालों तक या कुछ डेकेड्स तक हम ये नहीं बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। तो उस टाइम पे बराक ओबामा ने जो बात की थी वो बोले ठीक है कोई बात नहीं, कम से कम अभी तो कुछ कई दशकों तक तो हमें कोई न्यूक्लियर बॉम्ब देखने नहीं मिलेगा। और जैसे ईरान रेगुलरली
इंगेज करेगी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, वो रिस्पॉन्सिबल होते जाएगी, उनकी रिलीजियस लीडर की पावर कम होगी और आगे खुद ये न्यूक्लियर एम्बिशन नहीं रखेंगे। इसके लिए पूरा का पूरा 2015 में इन्हें जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किया। अब ये जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था 2015 में आया, और 2016 में आपको पता है कि जब आ गए हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब दिमाग से कितने स्मार्ट बंदे, उनने क्या किया, जैसे ही आने के बाद वो क्या किया, जितनी भी ये जो एग्रीमेंट है इसको रद्द कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, जो ईरान के साथ नेगोशिएट किया था। ट्रंप ने ये बोला कि ये जो है ये एग्रीमेंट के बाद जो ईरान है उसके पास कम से कम राइट है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का, जिसको वो आगे यूज कर सकती। तो उन्होंने बोला कि ईरान के साथ जो हमने डील की है वो काफी अनफेयर है, ये डील नहीं होनी चाहिए थी। रेदर देन जब तक ईरान ये नहीं बोलता कि वो कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, जब तक हम कोई भी बातचीत या एग्रीमेंट उनके साथ नहीं करेंगे। तो ये सोच के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या किया था, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान को क्लियरली बोला था, या तो आप ये लिखो कि हम कभी भी बॉम्ब बनाएंगे नहीं, फिर ही हम आपके साथ बातचीत करेंगे। तो ट्रंप का ओरिजिनल यही चीज था, बट ये ईरान ने डिनाई कर दिया था। इसके लिए 2016 से लेके आज के 2026 तक ईरान ने वो चीज को मानी नहीं थी, और धीरे धीरे वो खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब उसने बनाना चालू कर भी दिया था। पूरी तरह नहीं बनाया था, बट 60% उसका जो काम था वो पूरा हो चुका था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियर एम्बिशन था ईरान का, इसके लिए मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी हो सकती थी, क्योंकि यूएस को पता है अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा तो कल को सऊदी अरेबिया भी बनाएगा, यमन भी बनाने की कोशिश करेगा, ओमान भी कोशिश करेगा, यूएई भी करेगा, इराक सीरिया भी कोशिश करेगा। और फिर कल को ये कंट्री में मान लो कोई सिविल वॉर होता है और कोई टेररिस्ट आ जाते हैं, और टेररिस्ट के हाथ में ही न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है, तो इससे पूरे वर्ल्ड की जो पीस है वो खतरे में आ सकती है। इसके लिए यूएस ने एक चीज क्लियर कर दी थी ईरान को कि कुछ भी हो जाए आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रख सकते। ईरान इस चीज को लेके अब ये जो प्रेजेंट वॉर है ना, हमें ये चीज में समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जून में क्या हुआ था, ये जून ऑफ 2025 में जो इसराइल है उसने ईरान पर अटैक किया था। अटैक करने के बाद उसने क्या किया, जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो ईरान की थी उस पे बॉम्ब डाल के, बंकर बस्टर बॉम्ब डाल के पूरी तरह उसने वो खत्म कर दी थी। तो ईरान ने जो भी 50-60% बॉम्ब बना दिया था वो ऑलरेडी इसराइल यूएस ने मिलके स्ट्राइक करके पूरी की पूरी फैसिलिटी को तबाह कर दिया था। तो एक चीज क्लियर है, आज के टाइम पे ईरान के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। इसके लिए और खास बात यह भी है कि इनकी पुरानी जो स्ट्राइक थी उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब खत्म हो चुका था। तो ले देके अभी जो ये पूरी लड़ाई चल रही है, बोल रहे कि ये न्यूक्लियर एम्बिशन की वजह से हो रही है, वो गलत है। क्योंकि ईरान कोई न्यूक्लियर बॉम्ब को लेके बना नहीं रही है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी जो फैसिलिटी है वो उनने हटा दी थी। ठीक है, ये हमने पूरी सिचुएशन समझ ली। बट अभी जो हमें ये चीज समझना है कि अभी जब ये चीज चल रही है, आप बोल रहे हो कि सर इनकी वॉर हुई थी, इनकी न्यूक्लियर एम्बिशन हट गए थे, तो फिर ये प्रेजेंट वॉर क्यों हो रही है? प्रेजेंट हमको पूरे मिडिल ईस्ट में इतनी लड़ाई देखने को क्यों मिलती है? उसका मेन रीजन है दो आदमी, ट्रंप और नेतन्याहू। इनका अगर हम देखें, अगर हम पूरा ध्यान से देखें कि ये वॉर क्यों हुई, उसका मेन रीजन वॉर का क्या था, इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा एक न्यूक्लियर टॉक्स की बातचीत जो ओमान मेडिएट करके जेनीवा जो स्विट्जरलैंड की जगह है उधर जो बातचीत चल रही थी। अगर हम देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं इमीडिएट ट्रिगर, अगर हम देखें तो ये 26 फरवरी 2026 में जो जिनीवा में न्यूक्लियर टॉक्स की बातचीत चल रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ईरान का एक न्यूक्लियर एम्बिशन था जिससे वो खुद को बचने के लिए, यूएस से बचाने के लिए और पूरे मिडिल ईस्ट में हटाने के लिए वो न्यूक्लियर बॉम्ब खुद को सेव करने के लिए बना रहा था। तो इसके लिए अमेरिका ने उसको बोला था कि भाई आप नहीं बना सकते। इसके लिए जेनीवा में उनकी बातचीत चल रही थी, वो बातचीत वो फेल हो गई। अब हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि जिनेवा की बातचीत में क्या हो रहा था। देखो एक चीज समझो, अमेरिका पहले क्या बोल रही थी कि भाई हम नहीं चाहते ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो हम उधर तबाही मचाएंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था। तो अब ये बातचीत हो रही थी। बातचीत से पहले आप एक चीज समझो, जो ट्रंप का बिहेवियर है वो एक बुली नेचर का है। बुली मतलब वो होता है ना जो एक गुंडे टाइप होते हैं कि आपको मेरी बात नहीं माननी पड़ेगी, नहीं मानी तो मैं आपके कान पे मार दूंगा, आपको घर में घुस के मारूंगा। वही वाली बातें उनने की थी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब न्यूक्लियर बातचीत चल रही थी। उनने क्या किया, जितनी भी अपनी वॉरशिप है, अगर मैं मैप में बताऊं यूएस ने क्या करके रखा था, ये एरिया में उसकी जितनी भी वॉरशिप्स है, जितनी भी उसके सोल्जर्स हैं, सबको इधर और इधर की रीजन में डिप्लॉय कर दिया था ताकि वो ईरान पे इधर से अटैक कर पाए। क्यों? ताकि जब बातचीत चल रही थी ईरान पे एक
प्रेशर आए कि अगर वो हमारी न्यूक्लियर की बातचीत की बात नहीं मानी तो क्या होगा, पूरी की पूरी ईरान में जो है वो अटैक करेंगे। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे उन्हें डे वन में क्लियर कर दिया था कि हम बातचीत कर रहे हैं, अगर आप हमारी बात नहीं माने तो हम आप पे अटैक करेंगे। क्यों? एक बुली नेचर, एक सामने वाले को धमकी देने, आप अगर आपका न्यूक्लियर एम्बिशन छोड़ो, अगर आप नहीं छोड़ते हो तो हम आप पे अटैक करेंगे। तो ये सोच के पूरा उसने अटैक किया। अब पॉइंट क्या आता है, मान लो अटैक करने के लिए उनकी बातचीत चली, बातचीत में आपको पता है पहली बार ऐसा हुआ कि ईरान तैयार थी खुद के न्यूक्लियर एम्बिशन को छोड़ने के लिए। वो ईरान पूरी तरह रेडी थी कि हम ठीक है, आप चाहते हो कि हम पूरी दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाए, तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने को तैयार है, आपको हम पे सैंक्शन हटाना पड़ेगा। बट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या किया, जब ईरान ये चीज को लेके मान गई तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी डिमांड बढ़ा दी। ट्रंप साहब को लगा कि देखो ये हमारी बातचीत मान रहे हैं, देखो हमारी बात आज पहली बार मान रहे हैं। क्योंकि ईरान इतनी बात आज क्यों मान रहा है, क्योंकि ईरान बहुत वीक पॉइंट पे आज के टाइम पे। कैसे? आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले ईरान में प्रोटेस्ट बहुत चल रहे थे। कुछ महीने पहले, मतलब अराउंड 2 महीने पहले, पूरे ईरान में जो लोग थे वो इकोनॉमिक हालात की वजह से काफी परेशान थे। इसके लिए सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि ईरान को पूरी दुनिया ने सैंक्शंस लगा के रखा है। इसके लिए क्या हो रहा है, ईरान के जो लोग हैं उनको इकोनॉमिक हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। तेल गैस पड़े हैं बट कोई खरीद नहीं रहा, कुछ ही कंट्रीज है जो उनसे खरीद रही है। और जो उनकी इकोनॉमी, क्योंकि वर्ल्ड में कोई उनका ट्रेड नहीं हो रहा है, इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, जो ले दे के जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, और वो इतनी पर्याप्त है नहीं। इसके लिए जो लोग हैं वो कंटिन्यूसली परेशान थे, वो सरकार के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट करके सरकार को बैकफुट पे लाने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे। और ईरान, खास बात है, जब 12 डे वॉर हुआ था उसमें इसराइल ने क्या किया था, आधे से ज्यादा जो टॉप लीडर्स थे ईरान के उनको मार दिया था, टारगेटेड असैसिनेशन करके उनकी टॉप लीडरशिप को हटा दिया था, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हटा दिया था, उनकी मिसाइल की जितनी भी फैसिलिटीज थी उनको वो कंट्री ने हटा दिया था। तो ले दे के क्या था, ईरान आज के टाइम पे बहुत वीक पॉइंट पे था। इसके लिए ईरान नहीं चाहता था कि कोई वॉर हो। इसके लिए जब यूएस के ट्रंप ने उनको फोन किया कि भाई तुमसे बातचीत करनी पड़ेगी, अगर आप न्यूक्लियर एम्बिशन को नहीं माने तो हम आप पे अटैक करेंगे, इसके लिए ईरान भी रेडी हो गया था, ठीक है चलो बातचीत कर लेते। ईरान जब बातचीत करता है, ईरान बोलता भी है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं देने को तैयार है। बट अभी ट्रंप क्या करते हैं, क्योंकि सामने वाला बहुत वीक पॉइंट पे, तो ट्रंप को ऐसा लगता है कि यही बेस्ट टाइम है, इनसे हम और डिमांड ले लेते। क्या डिमांड? ट्रंप ने इनको बोला कि आपने क्या कर रखा है, पूरी मिडिल ईस्ट में आपकी जितने भी शिया ग्रुप्स है, जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस आपने बना के रखा है, ये जो आपका एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है ये आपको हटाना पड़ेगा। तो ईरान को एक चीज बोल दिया कि जो आपके गोल है ना, कि पूरे मिडिल ईस्ट से आप यूएस को हटाना चाहते हैं, और जितने भी आपने शिया ग्रुप्स बना के रखे जो हमारे यूएस बेस पे अटैक करते रहते हैं, वो आपको हटाना पड़ेगा। पहला ये बोला। दूसरा ट्रंप ने ये बोला कि आपकी जितनी भी मिसाइल्स है ना, मिसाइल्स आपको हटानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ईरान जो है लगातार मिसाइल्स बनाते रहता है, मिसाइल्स हो गई, ड्रोन्स हो गई। तो यूएस ने एक बोला, देखो भाई सिर्फ न्यूक्लियर से नहीं चलेगा, पहले तो आपको मिडिल ईस्ट में आपका जो एम्बिशन है वो हटाना पड़ेगा। दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप मिसाइल्स जो बना रहे हो, स्पेशली ईरान आज के टाइम पे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की तैयार कर रही है। अब बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती है, बहुत दूर तक जा सकती है, और आज के टाइम पे ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स है जो मिडिल ईस्ट पे तो कर सकती है बट यूएस पे अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि यूएस पे अटैक करने के लिए इंटर कॉन्टिनेंटल जो 5,000 6,000 किलोमीटर जा सकती है, इतनी लंबी दूरी की मिसाइल चाहिए जो ईरान के पास नहीं है, बट वो डेवलपमेंट कर रही है। तो उसने, यूएस ने ये बोला कि भाई आपको सबसे पहले तो ये जो दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाने वाली मिसाइल्स है आप वो बनाओगे नहीं। दूसरा, जो आप अभी मिसाइल्स बना रहे हो वो मिसाइल्स को आपको कम करना पड़ेगा, इसको लिमिटेड करना पड़ेगा, ताकि वो मिसाइल्स आप मिडिल ईस्ट में कोई भी हमारे पार्टनर्स के खिलाफ आप यूज ना करो। तो इसके लिए यूएस ने क्या किया था, ईरान को 3 डिमांड रखी। पहले तो बोल रही थी सिर्फ न्यूक्लियर टॉक्स करेगी, अभी वो बोले कि हम एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस भी बनाएंगे और साथ साथ में ये जो मिसाइल से ये भी करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है, कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये बता रही है कि शुरू में ट्रंप तो सिर्फ न्यूक्लियर को रोकना चाहते थे, बट 1 महीना पहले जब ये नितिन याहू जो इसराइल के प्रेसिडेंट है, जिनने पूरी लाइफ में अपना टाइम सिर्फ मिडिल ईस्ट में लड़ाई करने में लगाया, वो जब यूएस प्रेसिडेंट से मिलते हैं, वो ट्रंप को बोलते हैं कि भाई आप अपनी डिमांड बढ़ाओ, अब यही टाइम है, ईरान सबसे वीक पॉइंट में, अगर अभी हमने ईरान को यूज नहीं किया, अभी हमने ईरान को फोर्स नहीं किया ये सब के लिए, तो आगे हमें ऐसा मौका बाद में मिलने वाला नहीं है। तो यही ट्रंप ने सुना, ट्रंप ने यही सुन के फिर ईरान के आगे एक्स्ट्रा डिमांड रखने लगी। जब ये डिमांड ईरान के आगे रखी ना, डिमांड ने वो टॉक्स में एक चीज क्लियर कर दिया, देखो भाई
आप बोलोगे न्यूक्लियर एम्बिशन हटाओ, वो हम हटा देंगे, बट आप ये बोलोगे ना ये एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस को बंद करो या फिर अपने मिसाइल्स को हटाओ, बोले ये हमारी सॉवरेन राइट है, हम क्या करना चाहते हैं। अब यूएस है, पूरी दुनिया में कितने ग्रुप्स को फंड करता है, कितनी उसने बेसिस बना के रखे, अलग अलग जगह कुछ करता रहता है, तो क्या ईरान ऐसा बोले कि ये आप नहीं कर सकते। उन्होंने बोला एक चीज क्लियर है, ये हमारी सॉवरेन राइट है, हम हमारी कंट्री पूरे वर्ल्ड में जियो क्या करना चाहती है हमारी मर्जी, हम हमारे हिसाब से करेंगे, आप हमें मत सिखाओ, ये ईरान ने क्लियर कर दिया था। दूसरा उसने बोला कि देखो भाई, आप मिसाइल्स की बात कर रहे हो, मिसाइल्स हमारा देश है, हमारे देश को यूएस खतरा करता है, इसराइल खतरा करता है, हम अगर मिसाइल्स को लिमिट करेंगे, ऐसे तो आप क्या करोगे, कल को आपको अटैक हम पे करना हुआ, आपके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा और हम लड़ नहीं पाएंगे। तो ईरान ने एक चीज क्लियर कर दी, देखो अगर आपको न्यूक्लियर टॉक्स रोकना, हम रोकने को तैयार है, बट ये जो बोल रहे हो ना एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस हटेगा, या फिर आप बोलोगे कि ये जो मिसाइल से इसको हटाओगे, ये चीज के लिए हम ईरान के बोले कि हम तैयार नहीं रहेंगे। इसके बाद ट्रम्प ने क्या बोला, ट्रम्प ने बोला नहीं, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, नहीं माने तो हम आप पे अटैक कर देंगे, अटैक कर देंगे, अटैक कर देंगे। ईरान ने बोला देखो भाई, आपको करना है करो, आपकी मर्जी। पहली बात एक चीज समझ लो, ये दो चीज को करेंगे नहीं, हमारी सॉवरेन राइट है। हाँ, न्यूक्लियर को लेके आपको बातचीत करना है, हम बातचीत करने को तैयार है, ऐसे ईरान ने क्लियर कर दिया। तो ये टॉक्स के बाद अभी आप एक चीज देखो कि सारी लड़ाई क्या है। जब यूएस से आप पूछते हो, जब इसराइल से आप पूछते हो कि आपने ईरान पे अटैक क्यों किया, सबसे मेन गोल है कि आप अटैक क्यों किया, तो ईरान इसराइल क्या बोलती है, इसराइल ने ये बोला है कि हमने ईरान पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है। वो क्या बोल रही है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। प्रीएम्प्टिव मतलब ये एक इंटरनेशनल लॉ का टर्म है जो ये बोलता है कि अगर कोई सामने वाली कंट्री आप पे अटैक करने वाली हो, आप क्या कर सकते हो, उससे बचने के लिए उससे पहले आप अटैक कर सकते हो। तो इसराइल का कहना यह है कि ईरान जो है वो मेरे पे अटैक करना चाहती थी, इसके लिए मैंने पहले ही उस पर अटैक कर दिया, क्योंकि एक दो दिन बाद ये टॉक्स फेल होने के बाद ईरान हम पे अटैक ही करती, इसलिए हमने पहले कर दिया। तो इसराइल ने जो ये बोला है, सरासर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा झूठ है। ये खुद उनकी यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो उनके पार्लियामेंट में की थी, उसमें उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि जो ईरान है वो कहां भी इसराइल पर अटैक करने नहीं वाली थी, नहीं। और यही यूएस के ट्रम्प ने बोला, यूएस के ट्रम्प ने बोला देखो, मुझे एक रात पहले इंफॉर्मेशन आई कि ईरान जो है वो हम पर अटैक करने वाला है, इसके लिए हमने पहले कर दिया। तो ये दूसरा जो यूएस ने भी बोला, इसराइल ने भी बोला, वो सरासर झूठ था कि कोई भी ईरान कभी भी आप पर अटैक करने वाली नहीं थी। अभी तक एक चीज मैं क्लियर बोल दूं, डायरेक्टली ईरान ने कभी भी ये दो कंट्री पे अटैक नहीं किया, अनलेस एंड अनटिल ये कंट्री खुद उस पर अटैक करे। ये जो 12 वॉर हुई थी वो इनिशिएट किया था खुद इसराइल ने, फिर यूएस ने मिलकर किया था। इन दोनों ने इनिशिएट किया था, फिर ईरान ने रिस्पॉन्ड किया था। ईरान ने पहले ये शुरू नहीं किया था, आज भी उसने शुरू नहीं किया। और ये जो अमेरिका इसराइल है वो ये बोल रही है कि देखो भाई, ईरान हम पे अटैक करने वाले थे, इसलिए हमने पहले इन पे अटैक किया। तो ये तो सरासर जो पॉइंट नंबर 1 है, सरासर झूठ है। दूसरा पॉइंट क्या है, मैं आपके सामने ही रख देता हूं। जो इनकी स्पीच जो थी, इनकी स्पीच जो है, अभी ये बोल रहे कि हम क्या करेंगे, जिसमें एक सेकेंड, हाँ, अभी ये क्या बोल रहे, दूसरा ट्रम्प साहब ये बोल रहे कि भाई, हम इसलिए करना चाहते थे कि कल को ये जो ईरान है हमें कुछ साल बाद हमें मार सकती थी या हमारे खिलाफ अटैक कर सकती थी। मतलब ट्रम्प साहब का कहना ये है कि आज ईरान हमें कुछ नहीं कर रही है, फ्यूचर में ईरान हम पे अटैक करेगी। मतलब इनको इतना श्योरिटी है कि फ्यूचर में ईरान अटैक करेगी करेगी। क्यों, आप अच्छे से बातचीत करो तो फ्यूचर पे अटैक नहीं हो सकता, और ईरान कभी भी आपसे अटैक कर नहीं सकती, क्योंकि यूएस की जितनी पावर है वो कभी भी ईरान उसको कम से कम 100 सालों तक तो मैच नहीं कर पाएगी। और कभी भी वो डायरेक्ट अटैक करने की हिम्मत कभी भी ईरान नहीं करेगी। वो एक छोटी कंट्री जो यूएस पे नहीं कर सकती, ज्यादा से ज्यादा वो ये कर सकती है मिडिल ईस्ट से आपको हटाने में एक इन्फ्लुएंस कर सकती है, आप पे डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकती। अब ट्रम्प साहब ने खुद के देश में स्पीच देके ये बोला कि ये जो लड़ाई है ये हम फ्यूचर के लिए लड़ाई करें, क्योंकि कल को ईरान हम पे अटैक करेगी, इससे पहले ही हम तैयार होते हैं। मतलब वो इतने अंतर्यामी है, ये वही ज्योतिषी है जो बोलते हैं 2026 में दुनिया खत्म है। इन्हें पहले ही पता है कि भाई पहले हम पे अटैक होने वाला है, इसके लिए हम पहले ही अटैक कर देते हैं। नंबर 2, तो ये भी जो रीजन दिया वो गलत है, क्योंकि फ्यूचर में कोई इनका अटैक नहीं था। तीसरा, ये बोल रहे कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर लेवल को बातचीत मानने को तैयार नहीं है। ईरान तो न्यूक्लियर को लेके बातचीत मानने तैयार नहीं है। प्रॉब्लम आपकी, आप डिमांड ज्यादा रख रहे हो। एक लेवल से ज्यादा डिमांड रखोगे तो फिर वो कोई भी कंट्री जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप क्या कर रहे हो, पहले ही उसकी न्यूक्लियर राइट्स ले रहे हो, वही उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है, और उसके ऊपर एंड ऊपर आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रहे हो। तो इसके लिए आप जो बोल रहे हो ना, न्यूक्लियर टॉक्स फेल हुई है ईरान की वजह से, एक्चुअल न्यूक्लियर टॉक्स
टॉक्स फेल हुई आपकी वजह से, क्योंकि आप डिमांड बहुत ज्यादा वो कंट्री के साथ कर रहे हो। तो तीसरा जो उनका जस्टिफिकेशन है वो भी गलत है। तो अगर हम रियल देखें, चाहे वो इसराइल हो चाहे यूएस हो, इनने जो भी जस्टिफिकेशन दिया है आज के टाइम पे कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं। मेरे से कई लोग पूछ रहे थे कि सर आप बताओ क्यों अटैक किया, क्यों अटैक किया। सच बोलूं तो कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। ना ही ईरान ने कुछ किया है, ना ही इसराइल के प्रति उसने कुछ किया, यूएस के प्रति कुछ किया है कि उन पे स्ट्राइक करनी पड़े। ईरान खुद इतने वीक पॉइंट पे आज के टाइम पे, उसकी इकोनॉमी खस्ता हो चुकी है, कोलैप्स के मोमेंट पे आ चुकी है, उसकी रिजीम को सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है, तो वो कैसे भी नहीं कर सकती आज के टाइम पे अटैक। तो फिर ये कंट्री क्यों इतना बोल रही है, यूएस इसराइल इतना अटैक करने की क्यों सोच रही है। तो ये जो गोल्स जो इनने बताई ये गलत है। एक्चुअल में आपको रीजन बताऊं, एक्चुअल रीजन ये है कि एक्चुअल रीजन मैं आपको बताऊं, एक्चुअल रीजन ये है, सच बताऊं, अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि आज के टाइम पे जितनी ईरान वीक है ना, ये पूरी हिस्ट्री में इतनी वीक नहीं हुई थी। आप ये करा दो, ये दुनिया ऐसी है कि जब आपको कमजोर देखेगी जब भी खाने की कोशिश करेगी। ये आपका वेट नहीं करेगी कि आप कुछ गलत करो, जब भी वो करेगी। आज के टाइम पे ईरान के हालात देखते हुए, जब एक महीना पहले नितिन याहू जब यूएस में ट्रम्प से मिलने गए थे, उनने एक चीज बता दी थी कि ईरान जिस जैसा आज वीक है ना, ऐसे पूरी हिस्ट्री में इतना वीक नहीं हुआ। तो यही नितिन याहू ने उनको बोला कि अगर ये वीकनेस आप यूज करते हो तो ये वीकनेस बेस्ट टाइम में आप यूज करो। आज इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, फिर भी लड़ रहे। पता है क्यों? सामने वाला वीक है, इनका दुश्मन वीक है, तो ये वीकनेस का फायदा उठा के मैक्सिमम खुद का फायदा करने के लिए जितनी भी न्यूक्लियर टॉक्स है ना, ये सब ये बोलते सिर्फ दिखाने के लिए थी, ताकि पूरी दुनिया को कि हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान हमारी बात नहीं मान रहा है। बट ले दे के आप फ्रॉम डे वन आपके दिमाग में बैठी थी कि ये सब तो बना है ताकि वर्ल्ड को ये दिखा दे हमने बातचीत करने की कोशिश की। फ्रॉम डे वन आप अटैक करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ईरान इस मोमेंट पे जितना वीक है, पूरे हिस्ट्री में इतना वीक नहीं हुआ है। क्योंकि आप देखो, जब तीसरी बातचीत हुई थी, इसमें ओमान जो मीडिएट कर रहा था यूएस और ईरान के बीच में, उसके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था कि ईरान इतने अच्छे कंसेशन दे रहा है जो पूरी हिस्ट्री में उसने आज तक नहीं दिए थे। तो इतना कंसेशन देने के बाद भी ओमान का कहना यह था कि एक पीस डील साइन हो सकती है, या अमेरिका ने खुद अपनी तरफ से वॉर अटैक किया, वरना ये जो सिचुएशन थी पीस टॉक से सॉल्व हो सकती थी। अमेरिका ने इसलिए किया, इसराइल ने इसलिए किया, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में अगर उसको पावरफुल होना है, कंट्रोल करना है, तो एक ही ऐसी कंट्री है जो उसको पूरे मिडिल ईस्ट में चैलेंज कर सकती है, वो है ईरान। और आज के मोमेंट में ईरान इतने लेवल पे वीक है जो पूरी हिस्ट्री में वो वीक नहीं हुई थी। तो रियल रीजन ये, सामने वाले की वीकनेस देखो, जब वो सबसे वीक पॉइंट पे उसका फायदा उठाओ, उसकी वॉर सिचुएशन करो। तो इसके लिए मैं अगर आपको रियल विजन ना, रियलिस्ट कैलकुलेशन ये है कि जब रिलेटिव एडवांटेज आपकी ज्यादा है उसी टाइम पे आप लड़ाई करो। तो गोल क्या है? आपकी जो सुपरियरिटी है, क्योंकि आपने ईरान अभी एयर डिफेंस सिस्टम उसका लगभग तबाह कर दिया था, अभी वो धीरे धीरे न्यूक्लियर इनरिचमेंट करेगा, या फिर इंडिया चाइना रशिया ईरान की मदद अभी नहीं बट विद टाइम कर पाएंगे। इसके लिए यही टाइम है जिस टाइम पे ईरान मोस्ट वीक है, यही टाइम पे आप ईरान का फायदा उठा सकते हो। तो रियलिस्ट कैलकुलेशन से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप सही है क्योंकि सबसे वीक है। दूसरा, जो मिलिट्री टाइमिंग है अगर हम देखें, क्योंकि वो मिलिट्रीली काफी वीक हो चुके हैं, क्योंकि हमास को खत्म कर दिया है, हिजबुल्ला भी अंडर प्रेशर है, हुतीस भी, उनको भी काउंटर स्ट्राइक्स काफी फेस करनी पड़ी है, और यूएस के नेवल और एयर एसेट्स है वो ऑलरेडी रीजन में पोसेशन है, और इसराइल भी आज के टाइम पे एकदम हाई मिलिट्री रेडीनेस पे, क्योंकि गाजा में कॉन्फ्लिक्ट करने के बाद उसके जो सोल्जर्स है काफी लड़ाई करने के लिए रेडी है। तो इनको लगा यही बेस्ट टाइम है, यही बेस्ट टाइम है कि हम सबसे ज्यादा पावरफुल है, यही टाइमिंग का यूज करके क्या करते हैं, ईरान पे हम अटैक करके वो जीत लेते हैं। अगर सेकंड लास्ट रीजन में अगर आपको बताऊं, लास्ट सबसे मेन रीजन क्या है, ये जो पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी है। मैंने आपको बताया था ईरान में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो प्रोटेस्ट से फिर क्या हो रहा है, उनकी सरकार की जो लेजिटिमेसी है वो काफी कम पे आ गई है। तो यूएस इसराइल को ये लगता है कि यही बेस्ट टाइम है, इनके जितने भी टॉप लीडर है इनको मार दो। टॉप लीडरशिप को मारने के बाद इनके जो लोग हैं वो क्या करेंगे, खुद उधर की सरकार बना लेंगे। तो फ्यूचर प्लान इनका यही है, ट्रंप और इसराइल का, कि कैसे भी जितने भी इनके टॉप लीडर्स है उसको मार दो। इसके लिए तो पूरा अयोताला जो उनका सुप्रीम लीडर था, उसको नेक्स्ट द वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10 AM पे उसके घर पे स्ट्राइक करके एक मिसाइल अटैक में उसको जान से मार दिया गया था। इनको क्या लगा कि पूरे लीडर्स को हम मार देंगे, लीडर्स मारने के बाद जो हमारे प्रोटेस्टर है वो क्या करेंगे, वापस से जो पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के खिलाफ, वो खुद की सरकार बना देंगे, एक रिजीम चेंज हो जाएगा, उधर की सरकार चेंज हो जाएगी, और ये जो सरकार रहेगी, ये जो गोल है यूएस के खिलाफ वो हटा देगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था पूरा
यूएस को मिडल ईस्ट से निकालने का गोल उनके सुप्रीम लीडर अयोताला का था, उनके रिलीजियस लीडर का था। यूएस को ये लगता है डेमोक्रेसी ले आते, लोगों की सरकार ले आते, वो इतने एक्सट्रीम नहीं रहेंगे जितने अयोताला रहते थे। तो उनको लगा कि भाई यही बेस्ट टाइम है, सबसे वीक टाइम है, सबसे बेस्ट वीकनेस पे ईरान आज है, इसको यूज करके हम अटैक कर देते हैं, इसका फायदा हम उठाएंगे, क्योंकि आज जैसी सिचुएशन है कल को हमें ऐसी सिचुएशन नहीं मिलेगी। इसके लिए आप देखोगे ना, कोई भी वर्ल्ड में इवेंट नहीं हुआ, अचानक से हम वॉर करेंगे, वॉर करेंगे, वॉर करेंगे। क्यों अचानक से वॉर हुआ? क्योंकि यही टाइम में ईरान वीक दिखा, वॉर का बहाना किया, बातचीत का बहाना किया और उस पर अटैक ईरान पे कर दिया। तो यही चीज है, यही रियल रीजन है जो मैं बताना चाहता हूं। बट अगर हम देखें, आप पूछोगे कि सर ये जो अटैक है अब जीत कौन रहा है, आप ये बताओ जीत कौन रहा है? मैं अगर आपको एक बात बताऊं, इसमें कोई डाउट नहीं है, जीतने में तो यूएस इसराइल बहुत आगे, क्योंकि उसकी मिलिट्री सुपीरियरिटी बहुत ज्यादा है। आज के टाइम पर मिलिट्री सुपीरियर है, उसकी वॉरशिप है, और क्योंकि ईरान भी पूरे मिडिल ईस्ट में हर कंट्री पे अटैक कर रही है, तो सारी कंट्री आज के टाइम पे यूएस का साथ देने को तैयार हो गई। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूएस और इसराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी बहुत है। बट एक चीज मैं बताऊं, ईरान भी कोई इतना आसान नहीं है हराना। ईरान आज के टाइम पे जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है कि पूरे के पूरे प्लेन्स को इधर ले आओ, इधर से हम एयरक्राफ्ट को इधर लॉन्च करेंगे, क्योंकि इधर एयरक्राफ्ट का कैरियर इनका है। ये कैरियर की मदद से जितने भी इनकी गवर्नमेंट के टॉप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं ना, जितने भी कैपिटल हो गए, टॉप ऑफिसर्स हो गए, सब ऑफिसर्स पे एयर स्ट्राइक करके उनको जान से मार दो, फिर हमारे जो प्रोटेस्टर है वो राज कर लेंगे। बट इनने सबसे बड़ी गलती क्या की, इनके जो सुप्रीम लीडर आयोताला है उनको मार के इनने सबसे बड़ी गलती की। कैसे? ये जो आयोताला, दोस्तों एक चीज आप समझो, आपने मारा है रमादान के महीने में। रमादान महीना वैसे ही आपको पता है इस्लाम में रोजा का टाइम है, इस टाइम पे सबसे ज्यादा रिलीजियस सैक्रिफाइस करने के लिए मुसलमान तैयार हो जाते हैं। ऐसे टाइम पे वो शिया, जो पूरे वर्ल्ड के जितने भी शिया मुस्लिम थे, उनके सुप्रीम लीडर माने जाते थे, वो रमादान महीने में मार के आपने क्या किया, लोगों के आंखों में उसकी सैक्रिफाइस को एक हीरो बना दिया। वो अयोताला जिसको पहले लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज लोगों के दिमाग में वो हीरो बन गया, क्योंकि वो रमादान के पवित्र महीने में मरा है अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ते हुए। तो इसके लिए क्या किया, क्योंकि आपने लीडर को मार दिया, तो जो आपका प्लान था ना कि हम ईरान में टॉप लीडर्स को हटा देंगे, उनके जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सरकार बन जाएंगे, ये आसान नहीं है, क्योंकि जो पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। अभी काफी पॉपुलेशन ऐसी थी जो आयुताला को खुद का लीडर समझती थी, वो अभी जो पहले प्रोटेस्ट कर रही थी उसने भी प्रोटेस्ट करना छोड़ दिया। नंबर वन, क्या ये आगे भी ऐसा होगा, ये मैं अभी हम बताना काफी मुश्किल है। बट एक चीज क्लियर है कि आयोताला की डेथ के बाद उसके जो लोग हैं वो रिजीम के साथ थोड़े यूनाइटेड हमें देखने मिल रहे हैं। नंबर वन। दूसरा, अगर हम देखें, अगर आपको लगता है कि टॉप लीडर्स को आप हटा दोगे तो हट जाओगे, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ईरान ने इस चीज का प्लान पहले ही बना रखा था। ईरान को अच्छे से पता था कि सबसे पहले यूएस क्या करेगी, उनके जो लीडर है उसको मारने की कोशिश करेगी। इसलिए उसने क्या किया था, पहले ही एक मिलिट्री प्लानिंग उसने कर ली थी कि कल को हमारे लीडर मारे जाते तो जितनी भी मिसाइल्स हो गई, जितने भी हथियार हो गए, क्या करेंगे, पूरे रीजनल कमांडर्स जो हैं, जो हर रीजन में कमांडर बटे हुए, हर कमांडर के हाथ में हम वो मिसाइल्स की पावर दे देंगे, मिसाइल्स और जितने भी मिलिट्री के हार्डवेयर है उनका कंट्रोल हम उसको दे देंगे। आज के टाइम पे अगर आप देखो ना, ये ईरान थोड़ा बावरा सा हो गया। बावरा सा मतलब आज ये क्या कर रहा है, क्योंकि इनका कोई मेन लीडर बचा नहीं है, कोई ये नहीं है कि कोई डिसीजन ले रहा है, इसके लिए जितने भी रीजनल कमांडर्स हैं उनके हाथ में, वो क्या कर रहे हैं, पूरे मिडिल ईस्ट पे अटैक करे। आपने देखा होगा यूएई के दुबई पे अटैक किया, कतर पे, बहरीन पे, कुवैत पे, इराक पे, सीरिया पे, आपने देखा होगा इसराइल पे अटैक किया, सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटी पे अटैक किया, इवन ओमान पे भी उनकी कमर्शियल फैसिलिटी पे अटैक किया। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे कोई एक लीडर उधर बचा नहीं है, सारे रीजनल कमांडर है वो अपने मर्जी से वो कर रहे। इसके लिए ये नेगोशिएट करना ईरान के साथ मुश्किल हो गया है, क्योंकि रमादान का महीना ऑलरेडी रिलीजियस दिमाग में पूरा भरा पड़ा है, तो वो कभी भी हार इस टाइम पे मानना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो इसके लिए क्या कर रहे, वो लगभग पूरे मिडिल ईस्ट पे अटैक इसलिए करे, क्योंकि इससे क्या होगा, पहले तो उन्हें शिपिंग इधर बंद की है, इंडिया का 50% तेल पर्शियन गल्फ से आता है, वो शिपिंग आपने बंद कर दिया। और सऊदी अरेबिया का हो जाए या इराक का हो जाए, इधर सब आपने क्या किया, ऑयल फैसिलिटी को अटैक करके पूरे वर्ल्ड में ऑयल प्राइसेस को स्पाइक कर दिया, और साथ साथ में सिविलियन एरिया पर अटैक करके जो कॉस्ट है वॉर का, वो कॉस्ट आपने बहुत बढ़ा दिया है। इसके लिए आपने देखा होगा कि जो यूएस है उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान इस लेवल पर रेटिलिएट करेगा। ईरान मैक्सिमम रेटिलिएट कर रहा है, इसके लिए कई लोग मर रहे हैं, इससे जो कॉस्ट है पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बातचीत या जो माहौल है वो खराब होते जा रहा है। इवन अमेरिकन का जो डोमेस्टिक सर्वे
सर्वे है, ओनली 25% लोग हैं वो अप्रूव कर रहे हैं ट्रम्प के एक्शन को। लगभग 75% ऑफ यूएस पब्लिक ये जो ईरान वॉर है इसको काफी नेगेटिव बता रही है, तो ये उनके खिलाफ भी हो गया। बट ले दे कि ईरान का जो रिएक्शन, देखो ईरान को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हराने के लिए आपको अपने सोल्जर्स ग्राउंड पे डालने पड़ेंगे, और ग्राउंड पे डालना ये पूरा पहाड़ी इलाका है जैसा अफगानिस्तान है। पहाड़ों पे मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गोरिल्ला वॉरफेयर उधर हो सकता है, और ईरान गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए बहुत पहले से तैयार हो गई थी। तो एक चीज क्लियर है कि ईरान गोरिल्ला वॉरफेयर पे आ गई है, रीजनल कमांडर्स पे आ गई है, जो अपने मर्जी से लगातार अटैक कर रहे हैं। इसके लिए इतने लेवल पे खत्म करना काफी मुश्किल है। ट्रम्प साहब तो बोल रहे 4-5 हफ्तों में कर देंगे, बट ये काफी मुश्किल है। क्या ये वॉर बहुत लंबा जा सकता है? यस, मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि बहुत लंबा जाएगा। इनिशियल भले यूएस खुद को विनर डिक्लेयर करने की कोशिश करे, बट हाई प्रोबेबिलिटी की वॉर ऊपर जा सकता है, ये चांसेस हैं। बट ले दे कि ईरानियन रेसिस्टेंस अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में, जो उसने अटैक किया उसने खुद की पावर दिखा दी है। इसराइल पे उसने अटैक किया और काफी जगह किया, और काफी ईरान में भी तबाही हुई है। ईरान के भी काफी लोग मारे गए। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, ये जो मैं इमेज आपके लिए लाया था, ये उधर की है। ये ईरान के एक गर्ल्स स्कूल, जो मुश्किल से छठी सातवीं तक लड़कियां बच्चियों को पढ़ाया जाता था, उनके स्कूल के ऊपर इसराइल ने अटैक कर दिया था। जिससे ये आपने देखा होगा, ये बच्चियों का बैग था जिसमें 120 गर्ल्स मारी गई। जो छोटी गर्ल्स होते, छोटे बच्चे होते, वो मारे गए ये स्कूल्स पे अटैक होने की वजह से। तो इसराइल और यूएस जो इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग कर रही है, इवन लेट से ईरान भी जो इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग कर रही है, इसके लिए पूरे वर्ल्ड की एक ह्यूमैनिटी के लिए कंसर्न है। और जो भी यूएस और इसराइल ने किया है वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ आपको नहीं बोलता कि आप कोई कंट्री को वीक देख के अटैक करो। इंटरनेशनल लॉ क्लियर है, जब तक सामने वाला कंट्री आप पर अटैक नहीं कर सकता, आप अटैक नहीं कर सकते। इधर क्या किया है, इधर आपने पहले अटैक किया और पूरे इंटरनेशनल लॉ का आपने मजाक उड़ाया है। दूसरा, इंटरनेशनल लॉ क्लियर है, कभी भी आप सुप्रीम लीडर या जो भी कंट्री के लीडर है उनके पास एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, उसको मार नहीं सकते। फिर भी इन दोनों ने मिलकर उनको मारा है। तो ले दे के इंटरनेशनल लॉ तो हमें पानी में दिख रहा है हर जगह। और ये जो स्ट्राइक्स है, ये जो पूरे मिडिल ईस्ट है, इतने लेवल पे बॉयल इवन इराक वॉर में भी नहीं हुआ था। पहली बार दुबई जैसी सिटी में हमें तबाही देखी, क्योंकि आज ईरान के पास इतने ड्रोन है, इतने लो कॉस्ट पे वो ड्रोन बन सकते, इतनी तबाही वो मचा सकते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में वो जानबूझ के ज्यादा से ज्यादा तबाही करेगा, ताकि इसराइल और यूएस जो अटैक ईरान पे करी वो रोक दे। क्योंकि ईरान को पता है डायरेक्टली वो लड़ नहीं पाएगी, मैक्सिमम ये कर सकती है ज्यादा से ज्यादा अटैक करके ये जो कॉस्ट है उसको एस्केलेट करके दिखाए। तो ये चीजें लेट्स सी, बाकी कुछ अपडेट होगी मैं बताता रहूंगा। बट जो रियल रीजन है वो ईरान की वीकनेस है, और ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। ये हमारी क्लास का कंक्लूजन है। तो आपका ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।